हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ थ्योरीज ऑफ क्राइम, दैट इज क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इससे पहले हमने प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि क्यों कोई पर्सन जो है क्राइम करता है, जिसके अंदर रीज़न ये बताया गया था कि जो पर्सन है वो किसी सुपर नेचुरल पावर के पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से क्राइम नहीं कर रहा है, उसे कोई क्राइम करवा रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। तो इस लेक्चर में हम उसके बारे में समझेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्री क्लासिकल स्कूल से क्लासिकल स्कूल को अलग करती हैं। सेकेंड थिंग कि कौन इनके प्रोपाउंडर्स थे, इस स्कूल के जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कौन थे। थर्ड हम इसमें जानेंगे कि क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस स्कूल में हमें बताया जाता है। एंड लास्ट वन जो है हम इसके क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हर स्कूल का क्रिटिसिज्म होता है, उसी तरीके से क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का भी क्रिटिसिज्म था। ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी स्वीटी परवीन। तो देखिए, क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में ये स्कूल जो है वो आया था। ठीक है, और जो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी था वो अराउंड 17th सेंचुरी के लेट 17th सेंचुरी में आया था। तो स्कूल है वो एनलाइटनमेंट की बात करता है, जहाँ पर पहले प्री क्लासिकल स्कूल में हम बात करते थे कि भाई जो पर्सन है डेमन के पोजीशन में है इसलिए वो क्राइम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई जो पर्सन है वो अपने फ्री विल से कर रहा है चीज़ों को। वो जो भी चीज़ कर रहा है उसका कॉस्ट और बेनिफिट, यानी उस चीज़ को करने पर उसको कितना नुकसान होगा और कितना फ़ायदा होने वाला है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो पर्सन जो है क्राइम कमिट करता है। अगर कॉस्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा तो एक बार को वो एक्ट करने से हिचकिचाएगा, लेकिन अगर यही वो काम करने पर उसके पास बेनिफिट ज़्यादा होंगे तो वो उस काम को ज़रूर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन है अपना फ्री विल यूज़ कर रहा है, अपना रैशनल यूज़ कर रहा है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है जीन जैकस रूसो की। 1762 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जो बात करता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो एक सोसाइटी में रहते हैं उनको कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल से वो बाउंड होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जब हम जैसे किसी अगर हम कोई भी चीज़ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे आप बाउंडेड होते हैं। तो सेम जीन जैकस रूसो जो है उन्होंने भी यही कहा कि आप जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं तो उसी तरीके से आपको क्या करना है कि आप सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, और इसके बदले में सोसाइटी जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, है ना। तो ये एक टू वे जो है बेनिफिट सिस्टम है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। इस क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के जो मेजर प्रोपाउंडर्स हैं, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हैं सीजर बेकेरिया एंड जेरेमी बेंथम। ठीक है, ये दो इस स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मेनली हम इन दो लोगों की बात करते हैं इस स्कूल के अंदर। जब भी क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात आती है तो ये दो मेन प्रोपाउंडर्स जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्री क्लासिकल स्कूल में बहुत ही आर्बिट्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन था ऑफ जस्टिस। जैसे वहाँ पर मोर देन 200 ऑफेंसेस के लिए आपको डेथ पेनल्टी देखने को मिल सकती है। कितने बुरी तरीके से वो क्रूएल्टी दिखाते थे जो पनिश करते थे, है ना। ओथ्स एंड ओडिल्स, जो इतने भयंकर ओथ्स एंड ओडिल्स होते थे, उसके बारे में बात होती थी। ठीक है, तो 18th सेंचुरी तक वो चलता रहा। ठीक है, और फिर उसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चल सकता। किसी भी पर्सन को अपनी मर्जी से कोई भी पनिशमेंट दे रहे हैं, तो कोई छोटा सा भी क्राइम करा उसको भी आप डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, किसी ने बहुत बड़ा क्राइम किया उसको भी आप डेथ पेनल्टी दे रहे हैं। तो क्या है कि मैच नहीं हो रही चीज़ें। और देखो उसके और भी बहुत सारे जो कह सकते हैं ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप किसी जो पर्सन जिसने बहुत छोटा मोटा कोई क्राइम किया है, आप उसको भी बहुत ज़्यादा जो है पनिशमेंट दे देंगे, बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे देंगे, तो ऑफ कोर्स वो पर्सन जो है वो सोचेगा कि मैं अब छोटा क्राइम क्यों करूं, जब मुझे मिलना ही हार्श पनिशमेंट है तो मैं कुछ सिवियर जो है क्राइम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस स्कूल का जो मेन बात है वो ये है कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, कि पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो क्राइम में फिट हो।
ठीक है, अब वो कैसे, जैसे कि जो भी उसको जितना भी प्लेजर मिला है उस क्राइम को, उस एक्ट को करने के बाद जितना भी उसको बेनिफिट हुआ, उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसको पेन मिलना चाहिए। ठीक है, तो पनिशमेंट को इस तरीके से रखा जाए कि जो भी उसने क्राइम करने का जितना भी प्लेजर गेन किया है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसको पेन मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो इस स्कूल में एक डेटरेंस जो है वो एक मेन फैक्टर रखा गया। डेटरेंस मतलब कि जो डर होना चाहिए लोगों का कि फर्दर अगर वो क्राइम करते हैं तो उनको एक डर होना चाहिए कि हम फर्दर अगर ये क्राइम करेंगे तो हमारे साथ इस तरीके का हमें पनिशमेंट जो है मिलने वाली है। ठीक है, तो डेटरेंस में उन्होंने बोला कि जो हार्श पनिशमेंट जो होते हैं, ठीक है, हार्श पनिशमेंट में जैसे कि हमने कैपिटल पनिशमेंट की बात करी, उनका जो मेन एम होता है वो मतलब इंस्टेंट उसको जैसे हमने पनिश कर दिया तो उसके बाद उस पर्सन को जो है ना वो रियलाइज करने का टाइम ही नहीं मिला, उसको उसके अंदर वो डर बैठा ही नहीं। तो इस स्कूल ने बोला कि भाई डेटरेंस होना चाहिए, अगर आप पनिशमेंट दे रहे हैं तो पनिशमेंट के अंदर ये 3 फैक्टर्स होने चाहिए। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? स्विफ्टनेस, सिवियरिटी एंड सर्टेनिटी। ये 3 चीजें होंगी तभी हम पनिशमेंट एक सक्सेसफुल पनिशमेंट है वो हम मान सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था एक ओवरव्यू ऑफ दिस क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिसमें हम बात करते हैं कि एक क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से अलग कैसे है। ठीक है, ये सारी बातें हम एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का। अब हम बात करते हैं सीजर बेकेरिया की, जो कि इनके वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो ही वॉज बॉर्न इन मिलन इटली, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका टाइम पीरियड देख लेंगे 1738 से 1794 इनका टाइम पीरियड रहा। और नेक्स्ट बात है, इनको फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे कि जो फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है वो सीजर बेकेरिया है। अगर आपसे फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी पूछा जाए तो वो आपके लम्ब्रोसो होंगे। ठीक है, तो एक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्लासिकल स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं कि फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी कौन है, तो वो सीजर बेकेरिया है। फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी या सिर्फ क्रिमिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है लम्ब्रोसो होंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या करा है, एक ऐसे लिखा है किस पर, डी डेलाइटे ई डेले पेने, ये उनकी ऐसे का नाम है। और ये अगर मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूं तो इसका नाम है ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट। ये कब पब्लिश किया था इन्होंने? 1764 में इसको इन्होंने पब्लिश किया था। बेकेरिया जो है कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट थे। तो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जैसे प्री क्लासिकल स्कूल में कैपिटल पनिशमेंट मोर देन 200 ऑफेंसेस के लिए था, यहाँ पर वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, ही फेल्ट दैट डेथ पेनल्टी वाज नॉट एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड। उनको लगा कि भाई जो ये डेथ पेनल्टी है वो एक इफेक्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि आप पनिशमेंट बहुत ज़्यादा क्विकली दे दे रहे हो और उस पर्सन के अंदर ना उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, जहाँ पर वो पर्सन रियलाइज करे कि वो उसके अंदर एक डर बैठे कि अगर मैंने फर्दर ये क्राइम किया या फिर अगर मुझे इस वक्त ऐसा वापस करते हुए पकड़ा गया तो मतलब फ्यूचर क्राइम को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो मेनली क्या है, एक डेटरेंट अप्रोच इस स्कूल का हमें देखने को मिला है। अब हमने बात करी थी कि जो पनिशमेंट है इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्विफ्टनेस की। इसे सेलेरिटी भी कहते हैं। तो अगर आपको सेलेरिटी या स्विफ्टनेस में से दोनों में से कोई एक देखने को मिले तो कंफ्यूज मत होना, सेलेरिटी इज नोन एज स्विफ्टनेस। ठीक है, सेकंड इज सर्टेनिटी और फिर बात करते हैं सिवियरिटी की। ये तीनों कंपोनेंट्स होने चाहिए किसी पनिशमेंट के अंदर। ठीक है, बकेरिया ने ये भी बोला कि जो रेट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, रेट्रीब्यूशन मतलब बदला लेने का, जैसे कि प्री क्लासिकल स्कूल में हुआ करता था कि अगर कोई पर्सन जो बॉटलेस क्राइम वगैरह होते थे तो उसमें अगर क्या राजा को वो जो भी अमाउंट देना होता था वो अगर नहीं दे पाता तो उसको क्या आउटलॉ घोषित कर दिया जाता था, और जिस पर्सन को यानी कि जो विक्टिम होगा वो या उसकी फैमिली जो है उसे चेज करके उसे मार भी सकती है। अब वो पर्सन जो है लॉ की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। क्या हो गई, एक तरह से बदला लेने की चीज हो गई। तो बेकेरिया ने कहा कि रेट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए डेटरेंस का। क्या, नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं 3 की एलिमेंट्स की जो अभी हमने बात की। तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस होता है कि कोई भी पनिशमेंट जो आप दे रहे हैं वो जल्दी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे निर्भया केस था, उसको 7 साल लग गए उस केस को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, इतना कम्बरसम प्रोसेस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि जो पर्सन है वो एकदम हिम्मत हार जाता है।
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो हम वो बातें भी इसमें लाकर रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो पनिशमेंट होना चाहिए वो स्विफ्टली होना चाहिए ना, जल्दी, प्रॉम्प्टली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर्टेनिटी की। सर्टेन मतलब किसी चीज़ को आप पुख्ता कर लेते हैं कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो देर सवेर उसको जो है पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो जब उस पर्सन में ये एक डर रहता है कि भाई अगर मैंने क्राइम किया है तो मुझे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, तो उस पर्सन के अंदर जो है वो डर आ जाता है। ठीक है, तो एक सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पनिशमेंट में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सिवेरिटी की। तो सिवेरिटी मतलब कि देखो, अगर हम किसी गिवन क्राइम के लिए एक पनिशमेंट दे रहे हैं जिसमें उसका जो लेवल है, जो पनिशमेंट का जो लेवल है वो बहुत कम है, और जिसना उसको क्राइम करने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो ऑब्वियसली वो क्राइम करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि थोड़ा सा ही तो पेन मिला है मुझे, मैं फर्दर क्राइम कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर मुझे जो जितना बेनिफिट मिला उससे थोड़ा सा ऊपर अगर मुझे पेन मिल रहा है तो मैं सोचूंगी उस क्राइम को करने से पहले। ठीक है, तो एक डर मेरे अंदर बना रहेगा। तो वो सिवियरिटी, जो कि क्राइम कितना सिवियर होना चाहिए, तो वो बता दिया है कि इट मस्ट आउटवे द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ अ गिवन क्राइम। उस क्राइम को करने का जो आपको जो बेनिफिट मिले हैं उसको आउटवे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब रीज़न क्या उन्होंने बताया कि अगर आपने लार्जली एक्सीड कर दिया उसको, पनिशमेंट जो है उसको थोड़ा और ज़्यादा कर दिया, तो वो क्या होगा, इनह्यूमन नेचर का हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन जो है फर्दर क्रिमिनलिटी की तरफ एंगेज हो सकता है। कि अगर पर्सन को लगे कि भाई मैंने थोड़ा सा भी क्राइम किया तब भी मुझे इतना पनिशमेंट मिले, तो मैं छोटा मोटा क्राइम क्यों करूँ, मैं बड़ा क्राइम करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, तो इसलिए सिवियरिटी जो इतना ही रखना चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा, जितना भी उसने क्राइम को करने के बाद जितना भी उसको बेनिफिट मिला है उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसे पेन मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ डिटरेंस की बात करते हैं। तो इसके अंदर दो टाइप है, पहला है जनरल डिटरेंस, दूसरा है स्पेसिफिक डिटरेंस। जनरल डिटरेंस जो होता है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के दिया जाता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को पनिशमेंट दी जा रही है तो वो पनिशमेंट जो है बाकी पोटेंशियल ऑफेंडर्स जो हैं उनको डराए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना मेन कॉन्सेप्ट है डिटरेंस का है। तो इस पर्सन को जैसा पनिशमेंट दिया गया है उसको देखकर जो और लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ऐसा क्राइम हम भी करें, वो लोग डर जाएं, तो वो क्या है, क्राइम प्रिवेंट भी हो सकता है उस चीज़ से। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल सेट कर दें कि इसको अगर हमने पनिश किया है इतनी बुरी तरीके से, तो तुम लोग भी अगर इस तरीके से क्राइम करोगे तो तुम्हें भी इस तरीके से पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल डिटरेंस। उसके बाद आ जाते हैं हम स्पेसिफिक डिटरेंस के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक डिटरेंस होता है कि जब एक इंडिविजुअल को पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट दिया जाए। जहाँ पर हम ये जो है जनरल डिटरेंस को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, हम स्पेसिफिकली इस पर्सन को जो है सबक सिखाना चाह रहे हैं कि भाई फर्दर अगर तुमने इस तरीके से कोई क्राइम कमिट किया तो तुम्हें जो है और इससे ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा, या फिर आप अगली बार इस क्राइम को करने से पहले सोचोगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो ताकि फर्दर जो फ्यूचर में जो क्राइम करे उसको डिस्करेज करने के लिए स्पेसिफिक डिटरेंस को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेरेमी बेंथिम, जो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के, उनके बारे में बात करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1748 से 1832 का रहा। ठीक है, ये भी एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे और ट्रेंड इन लॉ। ठीक है, इन्होंने जो बेकेरिया है उनके वर्क को बहुत एडमायर किया, बहुत मतलब सराहा उनके काम को, और साथ साथ इन्होंने अपने भी कुछ आइडियाज़ जो हैं वो इस स्कूल में कंट्रीब्यूट किए, जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल हो गया आपका, हेडोनिस्टिक कैलकुलस का प्रिंसिपल हो गया, पैनोप्टिकॉन का प्रिंसिपल हो गया, पैनोप्टिकॉन जो मॉडल है डिज़ाइन, प्रेजेंट डिज़ाइन उसका, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट करे। तो सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले समझते हैं यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, जो कहता है इट्स अ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, कि हम इस प्रिंसिपल से ये बता सकते हैं कि कोई भी काम जो है वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, या किसी काम में कितना बैलेंस होना चाहिए, कि वो काम अगर वो काम ज़्यादातर लोगों को, ह्यूमन काइंड को हैप्पीनेस दे रहा है, ज़्यादातर लोगों को खुश रख रहा है, ज़्यादातर लोग उस चीज़ से एग्री कर रहे हैं, तो वो काम जो है वो अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, उस काम को हम अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्शंस शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू वेदर ऑन बैलेंस दे कंट्रीब्यूट टू द हैप्पीनेस एंड बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हेडोनिस्टिक कैलकुलस। देखो कैलकुलस से हम समझ रहे हैं कि कुछ कैलकुलेट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो प्लेजर और पेन को कैलकुलेट करता है कि कितना उसको खुशी मिली उस काम को करने के बाद और कितना पेन मिलने वाला है उसको काम को करने के बाद। उन दोनों को वे करने के बाद वो पर्सन जो है चूज करता है कि उसे वो क्राइम करना है या नहीं करना। तो ये जो कैलकुलेशन उसने करी दैट इज कॉल्ड एज हेडोनिस्टिक कैलकुलस, या फिर इसे फेलिसिटी भी कहते हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक टर्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट उन्होंने और दिया दैट इज पैनोप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट। तो पैनोप्टिकॉन क्या है, एक प्रिज्म डिजाइन है, ठीक है। इसका मैं आपको पहले फोटो दिखा देती हूँ। देखो पैनोप्टिकॉन प्रिजन में यहाँ पर एक सर्कुलर बीच में बिल्डिंग है और साइड में क्या है, ये पूरा ही सर्कुलर सेल्यूलर सेल बना हुआ है। इसमें प्रिजनर्स हैं और बीच में जो एक टावर है, यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं, प्रिजन गार्ड्स होते हैं, वो प्रिजनर्स को का सर्विलेंस करते हैं कि वो कोई किसी तरीके का जो है कोई मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहे, तो उसकी निगरानी के लिए ये सेंट्रल टावर है। और तो यहाँ ये जो मॉडल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जो प्रिजनर है वो शायद जो गार्ड को ना देख पाए, लेकिन उसके माइंड में ऐसा चीज़ रहेगा कि ओके कोई ना कोई मुझे जो है कंटिन्यूसली सर्विलेंस कर रहा है। तो चांसेस रहते हैं कि वो क्राइम जो भी करना चाह रहा है या कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहा है वो कम कर दे या ना करे, ठीक है। तो ये पैनोप्टिकॉन प्रिजन का डिजाइन था। इसके अंदर ये देखो नीचे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि पैनोप्टिकॉन प्लान जो है ये सर्कुलर गार्ड हाउस होते थे, इसके अंदर सेल्स होते हैं, इसके अंदर जो गार्ड्स हैं वो ऑब्जर्वेशन करते हैं उन लोगों का या सेंट्रल लोकेशन से कि कहीं कुछ जो चीज़ें मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही है। तो वो और ये जो है पेंसिल्वेनिया में ये डिज़ाइन जो है काफ़ी जगह काफ़ी प्रिजन्स में जो है इम्पोज भी किया गया है। तो जैसे हर स्कूल में हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, ऐसे क्लासिकल स्कूल के भी क्रिटिसिज्म है। सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई कि फ्री विल हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, कि कंप्लीटली हमने रिलाई कर लिया कि भाई पर्सन का फ्री विल है तभी वो क्राइम कर रहा है, किसी तरीके का फोर्स या फिर मेंटल कंडीशन को हमने नहीं देखा, ठीक है। नो कंसिडरेशन अबाउट स्टेट ऑफ माइंड वेलकम। हो सकता है वो पर्सन जो है एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे पता ही नहीं कि इस ऑफेंस को करने के बाद क्या रिजल्ट क्या आउटकम आने वाले हैं, चाहे वो करने वाला कोई भी पर्सन, उसको पनिशमेंट ये मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल चोरी के लिए उसको ये सज़ा मिलेगी, अगर उसने किसी का रॉबरी किया है तो उसको ये सज़ा मिलेगी। तो वो डिसाइड कर दे कि पनिशमेंट करने वाला कोई भी हो बट पनिशमेंट के लिए ये सज़ा है, सॉरी ऑफेंस के लिए ये सज़ा है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो क्रिमिनल मोटिवेशन की क्रिमिनल क्यों जो है मोटिवेट होता है उसका डीपर एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया था, ठीक है। सिर्फ इससे बोल दिया कि फ्री विल है, भाई कुछ भी चीज़ हो पर्सन का फ्री विल था इसलिए उसने कर दिया, उसने कैलकुलेट करने की बात करी, लेकिन मोटिवेशन क्या है वो चीज़ नहीं बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि इसके अंदर जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं कि किसी तरीके का कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाया, किसी तरीके कोई एम्पेरिकल जो है रिसर्च नहीं किया गया जिसमें हमें पता चल सके कि भाई जो ये जो बातें कही गई हैं फ्री विल वाली ये सही हैं, ठीक है। तो कोई एम्पेरिकल रिसर्च नहीं किया, तो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है उसका, ठीक है। इसके अलावा और जो क्रिटिसाइज किया गया ये किस बेसिस पे किया गया, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जो हार्डकोर ऑफेंडर्स होते हैं, जो यंग ऑफेंडर्स होते हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। देखो आप सेम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को भी वही पनिशमेंट दे रहे हो, आप हैबिचुअल ऑफेंडर्स को भी सेम वही पनिशमेंट दे रहे हो, तो देखो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो सकता है कि गलती से उसने वो क्राइम कर दिया हो, है ना, और वो गिल्टी है अपने काम को करके, लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको गिल्टी नहीं है किसी चीज़ का, आप अगर उसके साथ नरमी बरतते हैं तो वो वापस करेगा। तो अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के साथ सख्ती बरतते हैं तो फिर वो क्या है फर्दर एक और ज़्यादा जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में माहिर होकर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज किया गया क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर। इसके अलावा ये पॉइंट मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए, PDF नोट्स के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।